चलिए आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हमारा एग्जाम में सारे क्वेश्चन अच्छे से हम अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का जो प्रीवियस नॉलेज जो 9th और 8th क्लास में हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन से। ठीक है, एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। तो ये एक्सप्रेशन हमको कैसे मिलता है? ठीक है ना, तो हमारे पास दो क्वांटिटी होती है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। ठीक है ना, वेरिएबल जैसे यहां हम एक्स वाई जेड जो भी अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं उनको हम कहेंगे वेरिएबल, और जो नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू डेज इसको हम यहां कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है ना, यदि हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला दें, ये वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला दें तो फिर हमको मिल जाएगा व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब मिलाएंगे कैसे? तो जैसे इंग्लिश में कंजक्शन होते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, उसी प्रकार से मैथ्स में ये वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाने के लिए, ऐड करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। और वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा जो है हम इन वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम x और 2 को मिला रहे हैं। ठीक है ना, x और 2 को मिला रहे हैं तो कैसे मिला सकते हैं? हम x प्लस 2 कर सकते हैं, हम x माइनस 2 कर सकते हैं, हम x इंटू 2 कर सकते हैं, x डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला दिया। तो मिलाने पर जो हमको ये मिले ये सबके सब क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ये ऑल आर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इस प्रकार एक्सप्रेशन क्या हुआ? एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का और कांस्टेंट का। ठीक है ना, और ये कॉम्बिनेशन हम कैसे करते हैं? बाय 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के द्वारा इनका कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिल जाता है? एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन के बाद जो आता है वो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या? पॉलिनोमियल्स। तो क्या सभी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं? सभी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं? नहीं, सभी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। सभी व्यंजक जो है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, इसको हम कहते हैं बहुपद। तो क्या सभी जो व्यंजक हैं, क्या सभी व्यंजक बहुपद होते हैं या पॉलिनोमियल होते हैं? तो नहीं होते। तो आज हम ये देख लेते हैं कि कौन से व्यंजक जो है वो बहुपद नहीं होते। ठीक है ना, तो जैसे मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मान लीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 5, 3x माइनस 2, 7x रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 5, 7x रेज़ टू द पावर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 5, 4/x प्लस 5, √6x प्लस 3, 3√x प्लस 5। ठीक है ना, तो इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, सभी बहुपद हैं या सभी क्या पॉलिनोमियल हैं। ठीक है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये सबके सब एक्सप्रेशन है, ऑल आर एक्सप्रेशंस, ये सभी के सभी एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन ये सभी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले वो देख लेते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है, ठीक है, यहां जो वेरिएबल है, जैसे यहां वेरिएबल क्या है? x है, तो वेरिएबल की पावर जो है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें देख रहे हैं हम, जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें जो वेरिएबल है x,
तो x की पावर यहाँ 2 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, x की पावर 1 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इसलिए 100% क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। 3x माइनस 2, तो यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल x की पावर है 1/2 और 1/2 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है बल्कि 1/2 एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए 7x रेज़ टू द पावर -2, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, x की पावर क्या आ गई, नेगेटिव इंटीजर आ गया, -2 मतलब नेगेटिव इंटीजर आ गया, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर देखिए हम 4/x + 5, ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, अपान में x है और हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी जो घातांक के नियम है उसके द्वारा जानते हैं कि 1/x इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर -1, मतलब ये x जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर x की पावर 1 है और ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पर x अपान में लिखा हुआ है ये ऊपर जाएगा तो इसमें पावर आ जाएगी नेगेटिव की, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x रेज़ टू द पावर -1 + 5। इस प्रकार वेरिएबल की पावर क्या हो गई, नेगेटिव इंटीजर हो गई, इसलिए ए बी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब है √6 × x + 3, तो देखिए यहाँ x की पावर, वेरिएबल x की पावर 1 है इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। यहां हम देखते हैं 3√x, √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब क्या होता है कि उस वेरिएबल के ऊपर पावर किसकी है, 1/2 की, ठीक है ना। इसलिए चूंकि वेरिएबल की पावर 1/2 आ गई जो कि रेशनल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर को पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यदि पॉजिटिव इंटीजर है वेरिएबल की पावर तो फिर वो एक क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सप्रेशन और हमने पॉलिनोमियल को समझ लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 3x + 2, 7x² - 3x + 5 और 5x³ + 4x - 2, इस प्रकार से ये पॉलिनोमियल हमारे पास लिखी हुई है। देखिए ये सभी के सभी पॉलिनोमियल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, सभी वेरिएबल की पावर जो है वो कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए सभी के सभी क्या है, पॉलिनोमियल है। अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो हम देखते हैं कि उस पॉलिनोमियल में डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए हमको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हम देखेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं x की हाईएस्ट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है ना। यहां पर देखिए, यहां पर वेरिएबल x की पावर 2 है, यहां 1 है, तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है। यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इस हाईएस्ट पावर को ही हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री हो जाएगी 1, सेकंड पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2 और थर्ड पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है। इस डिग्री के आधार पर ही जो है इन पॉलिनोमियल्स का नॉमिनेशन किया गया है, ठीक है। यदि डिग्री 1 है तो इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। यदि डिग्री 2 है तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और यदि डिग्री 3 है तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इस प्रकार से डिग्री के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और 9th क्लास में हमने पढ़ा था इसके टर्म्स के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में। तो जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसमें कितने टर्म है, 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, यहाँ 2 टर्म्स है,
सेकंड वाले में 1 2 3 टर्म्स है। अच्छा, टर्म्स को कौन अलग करता है? ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस के जो सिंबल है ये टर्म्स को अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। थर्ड वाले में कितने टर्म्स है? 1 2 3, ये टर्म्स हो गया। और एक हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। गुणांक तो कोएफिशिएंट क्या होता है? जैसे यहां पर देखिए एक्स क्यूब, वेरिएबल एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो है 5, एक्स का कोएफिशिएंट है 4, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 7, एक्स का कोएफिशिएंट है -3, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट है 3, ठीक है ना। तो ये हमने 9th क्लास में कोएफिशिएंट के बारे में, टर्म्स के बारे में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो 10th क्लास में अब हमको पढ़ना है, हालांकि 9th क्लास में भी हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, और वो पढ़ा है किसके लिए? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया x प्लस 2, ठीक है। इसको डिनोट करने का तरीका कैसे होता है? हम इसको ऐसे लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। इसका मीनिंग क्या है? px मतलब इसका मीनिंग क्या है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, कोई पॉलिनोमियल लिखा है 3y प्लस 2, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे p ऑफ y इज इक्वल टू 3y प्लस 2। मतलब इससे क्या होगा कि ये पी वाई लिखने का मीनिंग क्या है? ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है? वाई वेरिएबल में, ठीक है ना। तो पी एक्स इज इक्वल टू 1x प्लस 2, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के हमको जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के पहले हम देखते हैं जो पॉलिनोमियल हमारे पास पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 है, ठीक है ना। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम फॉर x इक्वल 1 के लिए। फॉर x इक्वल, पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल 0 के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? p0 इक्वल 0 प्लस 2, मतलब क्या हो जाएगा? 2। मान लीजिए हम 1 पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको? 1 प्लस 2 यानी कि 3। मान लीजिए हम 2 पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा? 2 प्लस 2 यानी कि 4। यदि हम -1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 2 मतलब 1 मिलेगा, और -2 पुट करते तो क्या मिलेगा? -2 प्लस 2 यानी कि 0 मिलेगा। यदि हम -3 पुट करते तो क्या मिलेगा? -3 प्लस 2 मतलब क्या मिलेगा? -1, ठीक है ना। तो हम जब x का वैल्यू ऐसा पुट कर दे कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो जिस मान के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा वही x का जो मान है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। क्लियर हुआ? क्या हो रहा है कि x प्लस 2 जो पॉलिनोमियल है, इसमें हम x इक्वल -2 जब रखते हैं तो हम देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे x इक्वल -2 इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2। मतलब इस x प्लस 2 पॉलिनोमियल का जीरोस कौन होगा? x इक्वल -2, ठीक है ना। मतलब हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड कह सकते हैं ना। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब ट्राई करते जाएंगे, कभी एरर होगी। एरर का मतलब क्या है कि हमको वैल्यू 0 नहीं मिलेगा, और जैसे हमको 0, जिस मान के लिए 0 मिल जाएगा तो हम कहेंगे वही x का वैल्यू जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है। लेकिन इससे क्या दिक्कत होगी कि मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से कोई पॉलिनोमियल लिखा आता है कि x/2 x/3 प्लस 5/7, इस प्रकार का कोई पॉलिनोमियल है, इस प्रकार का कोई पॉलिनोमियल है, और इसका जीरोस यदि हमको फाइंड आउट करना है। क्या पॉलिनोमियल है हमारे पास? हमारे पास पॉलिनोमियल है x/3 प्लस 5/7। अब इस प्रकार का पॉलिनोमियल यदि है हमारे पास, तो इसका जीरोस इस ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड आउट करने में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हमको। आप करके देख लीजिए, x का वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 -3 रखकर देखिए,
थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए हम एक ऐसा मल्टीपर्पस मेथड सीख जाते हैं जिससे चाहे आपका पॉलिनोमियल इजी हो, थोड़ा सा टफ हो, किसी भी प्रकार का पॉलिनोमियल हमारे पास यदि आता है तो हम उसका जीरोस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका मेथड क्या है कि हम किस प्रकार से उस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जिस पॉलिनोमियल का भी हमको जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है, देख लीजिए, जिस पॉलिनोमियल का जीरोस हमको फाइंड आउट करना है उस पॉलिनोमियल के इक्वल हमको जीरो लिख देना है, ठीक है ना। जिस भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है उस पॉलिनोमियल के इक्वल हमको क्या लिख देना है, जीरो लिख देना है। और जीरो लिखने के इक्वल जीरो लिखने के बाद क्या हो जाएगा कि वो पॉलिनोमियल एक प्रकार का इक्वेशन बन जाएगा। फिर उस इक्वेशन को हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल -2। तो जो सॉल्यूशन आएगा वही उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। सो x इक्वल -2 इज ए जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x + 2, ठीक है ना। तो इससे अब हम ये जो हमने एक एग्जांपल लिया था x/3 + 5/7, ये जो एग्जांपल लिया था, इसका यदि जीरोस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम इसके इक्वल जीरो लिख लेंगे। x/3 + 5/7 इक्वल हमने इसके जीरो लिख दिया, ठीक है। अब इस जीरो लिखने से क्या हो गया, ये एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x/3 इक्वल +5/7 हो जाएगा, क्या बनेगा -5/7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -5 × 3/7, सो x इक्वल -15/7। सो x इक्वल -50/7 इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से हम लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा कि जो जीरोस होता है, यदि हम जैसे यहां पर x इक्वल -2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है। तो जो जीरोस है वो मान हम यदि हम उस पॉलिनोमियल में रख देते हैं, जैसे यहां x इक्वल -2 जीरोस है, तो हम इस पॉलिनोमियल में यदि x का वैल्यू -2 रखते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है x + b। हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है x + b, ठीक है। और मान लेते हैं इसका जो जीरोस है k है, लेट k इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या मान लिया हमने, k मान लिया। तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या था, px = x + b। तो हमने ये मान लिया कि k जो है इसका जीरोस है, तो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, k रखेंगे, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरोस की डेफिनेशन के अनुसार तो क्या हो जाएगा, a × k + b इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे ही हम जो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है k, उसको हम x की जगह रखेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ak इक्वल +b उधर जाएगा तो -b, सो k इक्वल हो जाएगा -b/a। तो k इक्वल क्या आ गया, k मतलब क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो क्या आ गया, -b। b क्या है यहाँ पर, b जो है इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। b क्या है, इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म है। और a क्या है, a क्या है तो देखेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो इस प्रकार से ये जीरोस और वो गिवन पॉलिनोमियल के बीच एक रिलेशन हमको यहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो इसके आगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे, ठीक है। तो यहां हमने ये लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, ठीक। चलिए हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बड़ी नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है ना, कि जो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले
जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसको अलग अलग देखेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अलग देखेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो एक कोई भी हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल px इक्वल x+2, एक ही पॉलिनोमियल है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल px जो कि है x+2 इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से, यहां हम x का वैल्यू रखेंगे और फिर यहां निकालेंगे px का वैल्यू, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, रखिए यहाँ 0, क्या होगा 0 + 2 मतलब क्या आएगा 2, तो px का वैल्यू क्या जाएगा 2। यदि हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 + 2 मतलब क्या आएगा 3। यदि हम 2 रखते हैं तो क्या होगा 2 + 2 4, ठीक है। यदि हम -1 रखते हैं, देखिए x का वैल्यू यदि -1 रखते हैं तो क्या होगा -1 + 2 क्या होगा 1। यदि हम x का वैल्यू -2 रखते हैं तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। और यदि हम x का वैल्यू -3 रखते हैं तो -3 + 2 क्या हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास वो क्या आ जाएंगे 0 2 1 3 2 4 -1 1 -2 0 एंड -3 -1, इस प्रकार ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल x+2 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड आउट हुए, ठीक। इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर हम डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट जैसे 0 2, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2, सो दिस इज 0 2, ये आया आपके पास पॉइंट क्या 0 2। नेक्स्ट है 1 3, ये 1 है, x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू 3, तो ये आया क्या 1 3, ये हो गया आपके पास 1 3। नेक्स्ट है 2 4, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, तो ये है आपके पास क्या 2 4। नेक्स्ट है -1 1, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू +1, तो ये होगा -1 1। नेक्स्ट है -2 0, तो x का वैल्यू हो गया -2 और y का वैल्यू 0, मतलब ये हो गया आपका -2 0 एंड -3 -1, x का वैल्यू -3 y का वैल्यू -1, मतलब यहां पर आ जाएगा, ये हो गया -3 -1, ठीक है। और इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक है ना। सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें नई चीज क्या है वो हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हमको क्या मिल रहा है, तो ध्यान से देखिए कि जिस ये पॉलिनोमियल जो दिया था हमको x+2, इस पॉलिनोमियल का हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो देखा, इससे जो हमको एक लाइन मिली, ध्यान से देखिए वो जो लाइन है वो x एक्सिस को कहां कट कर रही है, x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि वो x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट -2 के ऊपर, ठीक है, पॉइंट -2 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। और यदि हम इस पॉलिनोमियल x+2 का यदि जीरोस फाइंड आउट करें, ठीक है, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बताया गया था कि जिस भी पॉलिनोमियल का आपको जीरोस फाइंड आउट करना है उस पॉलिनोमियल के इक्वल आप क्या कर दीजिए 0 लिख दीजिए। तो 0 लिखने से वो एक इक्वेशन बन जाएगा और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आई वही कहलाता है उस पॉलिनोमियल का जीरोस। यहां क्या है -2 इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल हमारा है उसका जीरोस क्या है -2 है, ठीक। तो x मतलब जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोस -2 है। और हमने जो ग्राफ ड्रा किया उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो लाइन है वो भी x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, -2 पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लाइन है वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वही उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। तो यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हमने इसको देखा
लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब हम आगे देखेंगे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो चलिए हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। इसके पहले अभी हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, तो उसमें हमने क्या देखा कि जो गिवन लीनियर पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो जो लाइन मिलती है वो लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, वही पॉइंट क्या होता है उस पॉलिनोमियल का जीरोस होता है। ठीक है, यही था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी क्या ऐसी होता है। तो इससे पहले कि हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, उससे पहले हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया कि उस लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल हम क्या लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं, और फिर वो इक्वेशन बन जाता है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और ये दूसरा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। मैं यहाँ दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक साथ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ और दोनों के जीरोस हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, तो जिस मेथड से इनके जीरोस फाइंड आउट करते हैं उसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड के द्वारा हम इनके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। अब ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड क्या है, इसको यहां अच्छे से सीख जाइए आप लोग, क्योंकि यही मेथड सेम की सेम जो है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है उसमें काम आने वाली है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए उसके इक्वल हम जीरो लगा देते हैं। तो जैसे हम यहाँ इक्वल जीरो लगाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके भी इक्वल हमने जीरो लिख दिया। दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम एक साथ ले रहे हैं ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना होगा कि सबसे पहले आप देखिए कि जो आपका पॉलिनोमियल जो लिखा है उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। जैसे यहां पर देखिए x की पावर 2 फिर x की पावर 1, यहां पर ये विदाउट x वाला है, मतलब x की पावर 0 है यहां पर। ठीक है, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1 और ये विदाउट x वाला टर्म है, मतलब सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। ठीक, अब हम दूसरे स्टेप की ओर आएंगे कि अब हमको करना क्या है। क्या कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है इनके जो कोएफिशिएंट हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, यहां साइड में हम कर लेंगे इस प्रकार। देखिए साइड में कैसे, देखिए यहां पर कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू -4 क्या आ जाएगा -4, 1 इंटू -4 क्या आ गया -4। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी करते हैं। ठीक है, यहां कोएफिशिएंट क्या है 3 और लास्ट में -2, तो हो जाएगा 3 इंटू -2 एंड 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6। 3 इंटू -2 क्या आ गया -6 और 1 इंटू -4 क्या हो गया -4। तो करना क्या है, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और जो लास्ट टर्म है इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक, इतना कर दिया। उसके बाद जो मिडिल टर्म है, जैसे मेथड का नाम ही है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक है ना, तो जो मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म को लिखिए। मिडिल टर्म क्या है -3, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर -3, यहां पर मिडिल टर्म क्या है, यहां मिडिल टर्म क्या है 5। ठीक है, यहाँ मिडिल टर्म क्या है 5 है, ये मिडिल टर्म है। अब हमको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ये जो मिडिल टर्म 3 आया इसको स्प्लिट करना है इन 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, अब ये मेन काम है, ये आप सीख जाइए। यदि आप सीख जाते हैं कि किस प्रकार से स्प्लिट करते हैं तो फिर इस मेथड से जीरोस फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मेन काम जो है वो ये है, इसको स्प्लिट करना। ठीक है ना, कैसे स्प्लिट करना है, इस -3 को या यहां पर इस 5 को। ठीक है, यहां -3 को वहां 5 को, यहां -3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि इनको यदि हम ऐड करें तो -3 मिले। ठीक है ना,
टू पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट करे या तोड़े कि यदि इनको हम जोड़े तो हमको क्या मिले, -3 मिले, और इनका यदि मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको -4 मिले, ठीक है ना। तो एक रफ आइडिया देखते हैं, जैसे -3 है तो -3 के टू पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए -1 और -2 हो सकता है, ठीक है, -1 -2 हो सकता है, और उससे यदि शुरू से ले तो 0 और -3 हो सकता है, ठीक है। दूसरा -1 और -2 हो सकता है, क्योंकि -1 -2 क्या होगा, -3 होगा, 0 -3 क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, -4 और +1 हो सकता है, -4 + 1 है ना, अब जानते हैं -4 + 1 क्या होता है, -3 होता है, तो ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, -5 और 2 हो सकता है, क्योंकि -5 + 2 क्या होगा, -3 होगा। इस प्रकार से बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम ऐसे बहुत सारे पार्ट्स देखते जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये केवल सीखने के लिए, जब आप सीख जाएंगे तो ये बहुत सारे पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत ही माइंड में कैलकुलेट कर लोगे और बता दोगे कि वो टू पार्ट्स कैसे हैं। तो क्या बताया आपको कि इस -3 को टू पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है, किस प्रकार से कि यदि इनको जोड़े तो -3 मिले और इनका मल्टीप्लिकेशन करे तो क्या मिले, -4 मिले। तो देखो जोड़ने पे तो ये मिल रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, मतलब ये नहीं चलेगा। इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, -2 और -1 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या मिलेगा, 2, जबकि वो क्या चाहिए, -4 चाहिए, ठीक है ना। अब -4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यस, -4 × 1 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। मतलब जो स्प्लिट किया हमने वो टू पार्ट सही कौन कौन है, -4 और 1, ठीक। तो सिमिलरली यहां पर वो काम करके आप देखिए, ठीक है। क्या करना है, इस 5 को ऐसे टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि यदि इनको जोड़े तो 5 मिले, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करे तो -6 मिले, ठीक है। तो जनरली आप यहां क्या मिस्टेक करते हैं कि आपको लगता है कि 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, जबकि हमको 6 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, -6 चाहिए। इसलिए ये जो टू पार्ट्स हैं ये गलत है, ठीक है ना। तो सही क्या होंगे, ठीक, अब आप सोच के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए 6 और -1, देखिए कैसे, 6 - 1 क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और 6 × -1 क्या हो जाएगा, -6 हो गया। तो इस प्रकार से यदि आपने सही स्प्लिट करना सीख लिया तो फिर इसके जीरोस फाइंड आउट करना बहुत ही आसान काम है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने हमारे टू पार्ट्स जो स्प्लिट किया है वो कौन कौन है, -4 और 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, -3x जो है अब स्प्लिट होकर के क्या बन गया है, -4 और 1 बन गया है, ठीक है। तो यहां जैसे -3x था तो ये हो जाएगा -4x, और ये 1x मतलब +1x, ये प्लस में 1 तो 1 लिखना नहीं है, क्या लिखेंगे, x -4 = 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर टू टर्म्स के पेयर बना लेंगे, ठीक है। ये x² - 4x ये पहला पेयर बन जाएगा, प्लस x - 4 ये दूसरा पेयर बन गया, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, x² - 4x, देखिए यहां भी x है, यहां भी x है, तो दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहां बच जाएगा अंदर x - 4 प्लस, ये कॉमन निकालना आपको आता है, ठीक है ना, 6th 7th 8th क्लास से हम देख रहे हैं। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x - 4 = 0। अब ये टर्म और ये टर्म, दो टर्म हो गए आपके पास, इन दोनों ही टर्मों में आप देखेंगे तो यहाँ भी ब्रैकेट में क्या है, x - 4 है, और इधर भी x - 4 है, मतलब इन दोनों टर्मों में से कॉमन क्या आ गया, x - 4, ठीक है। और अंदर क्या बच जाएगा, अब यहाँ x और यहाँ बच जाएगा +1 इक्वल क्या हो गया, 0, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दो फैक्टर हमारे पास आ गए जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 0। अब देखिए आपके पास कोई दो संख्या है a × b = 0, इसका मीनिंग क्या है कि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा 0, या तो a का वैल्यू 0 हो या फिर b का वैल्यू 0 हो, तभी तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। जैसे a का वैल्यू 0 हो तो 0 × b क्या मिलेगा, 0, या b का वैल्यू 0 हो, b का वैल्यू 0 हो, तब तो क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा।
तो a इंटू बी, दो फैक्टर का यदि मल्टीप्लीकेशन 0 है तो इसका मीनिंग क्या है, या तो पहले फैक्टर का वैल्यू 0 है या दूसरे फैक्टर का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इन दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन 0 बोल रहा है, तो क्या होगा, x माइनस 4 का वैल्यू 0 होगा या x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा x इक्वल 4, और यहां सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल माइनस 1। तो इस प्रकार से x इक्वल 4 एंड x इक्वल माइनस 1 जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोस आ गए। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये फर्स्ट टर्म तो हो गया 3x स्क्वायर, अभी जो मिडिल टर्म है 5x, इसको आप लिखेंगे क्या, 6 और माइनस 1 टू पार्ट्स में डिवाइड करके, तो क्या है प्लस 6x, और ये माइनस वन मतलब माइनस 1x मतलब माइनस x, और ये माइनस 2 इक्वल क्या आ गया, 0। अब दो दो टर्म्स के जो है पेयर बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब यहां पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप इस प्रकार से पेयर बनाते हैं और जैसी फर्स्ट पेयर बनने के बाद यदि यहां सिंबल माइनस आ जाए, जैसे आप देखिए यहां पर, यहां पेयर, ये फर्स्ट पेयर बनाया, पेयर बनाने के बाद जो सिंबल आया था वो किसका था, प्लस का था, लेकिन यहां सिंबल का है माइनस का है। यदि माइनस का सिंबल आ जाए तो फिर जो अगला पेयर बनने वाला है जो कि x माइनस 2 था, ये माइनस 2 न रह करके क्या बन जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यदि हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इस माइनस का अंतर मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या होगा, माइनस x होगा, और ये माइनस प्लस का माइनस होगा, तो ये ऊपर वाली स्टेप हमको मिलना चाहिए। यदि हम यहाँ माइनस लिख देंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, स्पेशल ध्यान रखना है, यदि फर्स्ट पेयर के बाद यहां माइनस का सिंबल आ जाता है तो फिर अगला जो पेयर बनने वाला है उसका अंदर का सिंबल जो है चेंज हो जाएगा। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 और 6 में कॉमन क्या हो गया, 3, और यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x है, मतलब फाइनली क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 3 2 जा 6x प्लस 2। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन है, तो x प्लस 2 इक्वल क्या आ गए, 0। अब इन दोनों टर्मों में से क्या देख रहे हैं हम, दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, यहाँ भी x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2 कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है ना, इस प्रकार से दो फैक्टर आ गए जिनका मल्टीप्लीकेशन जो है 0 है, तो इसका मीनिंग क्या है कि x प्लस 2 इक्वल 0 है या 3x माइनस 1 इक्वल 0 होगा। ठीक है, सो x इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू माइनस 2 और 3x इक्वल 1, मतलब x इक्वल माइनस 2 एंड x इक्वल 1/3। ठीक है ना, तो ये जो है x इक्वल माइनस 2 एंड x इक्वल 1/3 इस पॉलिनोमियल के क्या आ गए, जीरोस आ गए। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे इनके हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस क्या है उसको देखते हैं। ठीक है ना, उसको हम देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा ये कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखना होगा। ठीक है ना, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है। अच्छा, एक काम हम करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हमारे सामने रखे हुए हैं, ठीक है ना, इसके जीरोस 4 और -1 आए हैं, और जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या कहा था कि जो हमको लाइन मिली थी वो एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वही क्या होता है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी ऐसी होता है, तो हम वो अभी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा देखेंगे। ठीक है ना, तो इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ले लेते हैं जिसके जीरोस हमारे सामने रखे हुए हैं। तो क्या है पॉलिनोमियल, x² माइनस 3x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां x का वैल्यू रखेंगे और देखेंगे px का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। x का वैल्यू 0 पुट करिए, यहां रखिए x का वैल्यू 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 3 इंटू 0 0, फाइनली क्या बच जाएगा हमारे पास -4, तो px का वैल्यू क्या आ जाएगा -4। ठीक है, अब x का वैल्यू 1 पुट करिए,
1 पुट करिए तो यहाँ हम आप सॉल्व करके देख सकते हैं, रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 4, इस प्रकार से 1 माइनस 3 माइनस 4, तो ये 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, तो ये मिल जाएगा माइनस 6। तो ये px का वैल्यू क्या मिलेगा, -6, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे यदि हम x का वैल्यू 2 रख देते हैं, x का वैल्यू 2 रख देते हैं तो क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएंगे 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4, ठीक है। 4 माइनस 6 कितने हो गए, -2 माइनस 4 क्या आ गया -6। तो इस प्रकार से यदि 2 रखते हैं तो px का वैल्यू क्या रहता है -2, ठीक है। यदि हम x का वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या होता है, देखिए 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू कभी 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, अब 3 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर क्या 9 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 9 कैंसल, तो क्या बच गया -4। तो यदि हम 3 रखते हैं तो ये आ जाता है -4। अब 4 रख कर देखते हैं, x का वैल्यू 4 रखिए तो 4 क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, 4 स्क्वायर क्या हो गया 16 माइनस 12 माइनस 4, ठीक है। तो 16 और माइनस 12 और माइनस 4 क्या हो गया -16, मतलब फाइनली क्या गया 0, ठीक है। इस प्रकार से अब नेगेटिव वैल्यूज रखकर देख लेते हैं। -1 रखा, -1 तो क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 माइनस 4, ठीक है ना। तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, और ये -3 और -1 क्या हो जाएंगे +3 -4, तो 3 1 4 -4 क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 0। -1 रखने पर हम क्या देख रहे हैं, क्या मिल गया 0। इसी प्रकार से -2 रखकर देख लीजिए, x का वैल्यू क्या रख दीजिए -2 होल स्क्वायर -3 इंटू x का वैल्यू -2 -4, तो जाएगा -2 का होल स्क्वायर क्या +4, ठीक है। और -3 और -2 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा +6, और ये -4 +4 -4 कैंसल, क्या बच गया 6। तो इस प्रकार से -2 रखा तो हमको क्या मिला 6। इस प्रकार से हमने ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया 0 -4 1 -6 2 -6 4 0 -1 0 और -2 6। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए। अब हम इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है 0 -4, तो 0 -4 कहाँ होगा, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -4, तो यहां होगा, दिस इज 0 -4, ठीक है 0 -4। नेक्स्ट 1 -6, 1 -6 मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -6, तो 1 -6 ये होगा 1 -6। नेक्स्ट 2 -6, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू -6, दिस इज 2 -6। नेक्स्ट 4 0, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 4 0, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0, -1 0 माइनस x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 0, तो ये होगा -1 0, ठीक है। देन -2 6, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 6, तो ये होगा -2 6, ठीक है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को फ्री हैंड मिलाएंगे, थोड़ा फ्री हैंड मिलाएंगे, ठीक है ना। मिलाइए, फ्री हैंड मिलाइए, कैसे, देखिए ये है, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ऐसा इसको ऐसे मिलाते हुए फ्री हैंड मिलाएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक। ये है इधर, ठीक। बहुत ही ध्यान से देखिए, जो आपको ग्राफ मिल रहा है, जो ग्राफ मिल रहा है वो किस प्रकार से है, इस प्रकार की उसकी आकृति है, ठीक है। और देखिए ये जो ग्राफ मिला हमको, ठीक है, जो ग्राफ मिला है वो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, किस पॉइंट पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को देखिए यहां पर 4 के ऊपर कट कर रहा है, और इधर -1 के ऊपर कट कर रहा है। कहां कट कर रहा है, 4 पर और -1 पर, 4 और -1, ठीक। और यदि हम देखें तो इसके हमने जीरोस फाइंड आउट किए थे, तो जीरोस क्या थे, 4 एंड -1, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ
एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। ठीक है, तो यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अभी हमने जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है ना, तो उसमें 3 स्थितियां निर्मित हो सकती है। इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे केस फर्स्ट, ठीक है, क्या कंडीशन हो सकती है कि जब हम ग्राफ ड्रा करें तो 3 स्थितियां कौन कौन सी निर्मित हो सकती है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि जो हमारा जो ग्राफ है वो इस प्रकार का मिले या इस प्रकार का मिले। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी पर बेस्ड होते हैं मैक्सिमम। और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, इस तरह चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो उसमें स्थिति नंबर 1 ये हो सकती है कि हमारा ग्राफ या तो ऊपर की तरफ ओपन होगा, या देखो ऊपर की तरफ ओपन होने का अर्थ क्या है, ये ग्राफ इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, ये ऊपर की तरफ ओपन होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो है किधर ओपन हो रहा है, अपवार्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, अपवार्ड, ऊपर की तरफ ओपन अपवार्ड। और ये किधर ओपन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे डाउनवार्ड, नीचे की तरफ जो है ये ओपन हो रहा है, ओपन डाउनवार्ड, ओपन अपवार्ड। ठीक है ना, तो ये कब ऊपर की तरफ ओपन होगा और कब नीचे की तरफ ओपन होगा, इसके ऊपर भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो जैसे हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं 3x² + 2x - 7, और दूसरा हमने लिखा -2x² + 5x + 2। इसमें आप देखिए, इसमें इसको यदि हम, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x² + bx + c, है ना, x² + bx + c। यदि हम इससे इसको कंपेयर करें तो यहां हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू क्या है, 3 है, और यहां पर a का वैल्यू क्या है, -2 है। तो a का वैल्यू 3 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, और यहां a का वैल्यू -2 है जो कि लेस देन क्या है, 0 है। तो यदि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो जो ग्राफ है वो अपवार्ड ओपन होगा। ठीक है ना, ऊपर की तरफ ओपन होगा। ठीक है, और यदि a का वैल्यू 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है तो ये डाउनवार्ड ओपन होगा। ठीक है, तो कब अपवार्ड ऊपर की तरफ कब ओपन होता है, जब a का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, और नीचे की तरफ यानी कि डाउनवार्ड कब ओपन होता है, जब a का वैल्यू 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो एक स्थिति तो ये हो सकती है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को 1, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, या यदि डाउनवार्ड हो रहा है तो यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। या ऐसा हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों स्थिति में। ठीक है, या ये हो सकता है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट न करे, कहीं भी इंटरसेक्ट न करे। देखिए ये एक्स एक्सिस से नीचे है, ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये 3 स्थितियां हो सकती है, या तो वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या केवल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जितने पॉइंट पर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है उतने ही जीरोस उस पॉलिनोमियल के होते हैं। तो इस कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में क्या होगा, 2 जीरोस होंगे। ठीक है ना, यहां पर कितने जीरोस होंगे, 1 जीरो होगा, 1 जीरो। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, नो जीरो, नो जीरो। ठीक, यदि 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरोस, 1 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 जीरो, और बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, नो जीरो। ठीक है, यहां एक्चुअली में 1 जीरोस, देखिए तो इस प्रकार से यहां पर नो जीरो, यहां 1 जीरो, यहां 2 जीरो, तो इस प्रकार से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, 2 जीरोस होते हैं।
किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस 2 होते हैं। उसी प्रकार से किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के, जो पहले हमने देखा था, तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं? 1। मतलब वहां हमने देखा था ना कि हमारा जो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था। तो लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस 2। तो कुल मिलाकर के जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस उस पॉलिनोमियल के होंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से कोई ग्राफ आता है, इस प्रकार से कोई ग्राफ है, देख लीजिए इस प्रकार से कोई ग्राफ है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं यहां पर हम, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 पॉइंट्स पर। ठीक है ना, इसलिए हम कहेंगे इस मतलब ये जो जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे? 1 2 3 जीरोस होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये ग्राफ दिए गए हैं और कहा गया है कि इन ग्राफ को ऑब्जर्व करके आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, आपको बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बताना है इस ग्राफ को देख करके कि जीरोस की संख्या कितनी है। ठीक है ना, तो फर्स्ट तो हमने क्या सीखा है कि ग्राफ जो या तो लाइन आए या कोई कर्व आए, ठीक है, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने ही जीरोस उस पॉलिनोमियल के होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ जो ग्राफ है ये इस प्रकार से लाइन मिल रही है और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नो जीरो, यहां पर कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये ग्राफ क्या कर रहा है, इधर देखिए ये इधर ये डायरेक्शन ये बता रहा है कि इधर ये इस तरफ नीचे की तरफ बढ़ रहा है और ये डायरेक्शन बता रहा है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये केवल एक बार ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो हियर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ है देखिए ये 1 टाइम ये, उसके बाद यहां देखिए वाई एक्सिस को नहीं देखना है हमको, किसको देखना है? एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 1 2 और ये 3। सो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस प्रकार से फोर्थ वाले ग्राफ में देखते हैं हम, तो ये एक्स एक्सिस को चाहे देखो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 और ये 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। सो हियर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। अब यहां पर देखिए ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। वाई एक्सिस का काउंट नहीं करना है, एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 4 टाइम कर रहा है। सो हियर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। और यहां पर देख लीजिए 1 ये 2 ये 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। सो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, और एक बात जो बीच में हम भूल गए थे बताना आप लोगों को, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करते हैं तो किस प्रकार से, इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार की आकृति मिलती है, चाहे वो ऊपर की ओर ओपन होगा या नीचे की ओर ओपन होगा। ठीक है, और ये जो जिस प्रकार की जो आकृति मिलती है इसको कहते हैं क्या? पैराबोला। ये आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इस आकृति का नाम क्या है, तो ये है पैराबोला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये एक्सरसाइज 2.1 तक यहाँ पर देख चुके हैं। इसकी आने वाली वीडियो में हम इसके आगे के एक्सरसाइज 2.2 के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।